जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो बुक है दोस्तों, उसके चैप्टर बाय चैप्टर को एमसीक्यू के रूप में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट चैप्टर से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर दिया गया है दोस्तों वह है भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक खोजों से रिलेटेड जो सवाल एनसीईआरटी से बन सकते हैं थे दोस्तों, उसको मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो दोस्तों याद रखना है कि वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल का यात्री था। कब यह भारत आया था? तो 1498 ईस्वी में यह भारत आया था। और दूसरी बार पूछा जाए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट से इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। वह एक साहसी नाविक के रूप में उत्मासा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट कहां पर है, तो केरल के कालीकट पर यह पहुंचा था। कब? 1498 ईस्वी में आया था, जहां पर स्थानीय शासक कौन थे? जेमोरिन, जो कि उस समय शासक की उपाधि हुआ करता था। जेमोरिन द्वारा उसका क्या किया गया था दोस्तों? स्वागत किया गया था। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? तो याद रखना है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? तो यह सीखा था अरबों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा था। दिशा सूचक यंत्र का अन्य नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है कंपास। और एक और नाम क्या है इसका? तो यह है कुतुबनुमा। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। दिशा सूचक यंत्र के प्रयोग से समुद्री यात्रा व नौसेना के विकास में क्या हुआ था दोस्तों? तीव्र प्रगति हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरब। नेक्स्ट है, उत्मासा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, क्या नाम है इसका? उत्मासा अंतरिप, जिसे इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप के नाम से हम लोग जानते हैं, की खोज की थी। तो याद रखना है कि उत्मासा अंतरिप की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा। नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? सभी को मालूम होगा, कोलंबस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई थी। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की बड़ी उपलब्धि थी, जिसका श्रेय कोलंबस को दिया जाता है। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को क्या कहकर संबोधित किया था दोस्तों? तो रेड इंडियन। आगे चलकर स्पेन के नाविक किसने? तो अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया, और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा दोस्तों? अमेरिका। तो अमेरिका नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हो गया था? यानी कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हो गई थी? यहाँ काट लीजिए। तो याद रखना है कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था दोस्तों 1453 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार किससे होता था? तो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। याद रखना है आपको। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना क्या कर दिया था दोस्तों? शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो याद रखना है, मैगलन जो प्रथम व्यक्ति था जिसने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर मैगलन ने 1519 में जहाज से लगाया था, यानी जलपुत से। और इस धारण की प्रतिपुष्टि की कि सभी समुद्र एक दूसरे से क्या हुए हैं दोस्तों? जुड़े हुए हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है यूरोपीय कंपनियों की स्थापना और स्थापना वर्ष, यानी सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। डच
की अगर बात करें तो डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। फ्रांसीसी कंपनी की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ है। और डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुआ है तो यह हुआ है 1616 ईस्वी में। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा कितना दोस्तों तो 3, सी का कितना हो जाएगा 2 और डी का कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 किस में है तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो वह कौन था तो वह था मार्को पोलो। मार्को पोलो वह व्यक्ति पुर्तगाली यात्री था दोस्तों जिसने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। 13वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खा, ये पॉइंट याद रखना है, कुबलई खा के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किया था किसने दोस्तों तो कैप्टन कुक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑस्ट्रेलिया उप महाद्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की थी। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीप की खोज की थी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज की थी। यूरोप में भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख थी। और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे याद रखना है। किसने साथ दिया था तो पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी थी इसाबेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एस्ट्रोलोप शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। तो एस्ट्रोलोप शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों तो इसका अर्थ होता है अक्षांश जानने का उपकरण। राइट आंसर हो जाएगा सी, याद रखेंगे एस्ट्रोलोप का अर्थ होता है अक्षांश जानने का उपकरण। तो एस्ट्रोलोप शब्द का सर्वोत्तम वर्णन अक्षांश जानने का उपकरण है। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल का निर्माण किया था। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे थे दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों वह है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। आइए इससे रिलेटेड सवाल को देखते हैं कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट सवाल है अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो याद रखना है अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन है। इजी सवाल था ये दोस्तों। तो अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, याद रखना है। संयुक्त राज्य राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो याद रखना है कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1776 ईस्वी में थॉमस पेन ने लघु पत्रिका कॉमन सेंस की रचना की थी। इस पुस्तक में लेखक ने अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया और राजतंत्र पर करारा क्या किया था, प्रहार किया था। ये डेट याद रखना है क्योंकि बीपीएससी में डेट भी पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था 1765 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री याद रखना है कौन थे, ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का क्या किया था दोस्तों, निश्चय किया था। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो यह था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजी फौज का मुख्य सेनापति था। वह ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ था। वह रिश्वत लेने को चरित्रहीनता मानता था। आगे चलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड आपको एक बात और याद रखना है कि
कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, तो यह शुरुआत किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, पुलिस सेवा हो, दरोगा हो, सिविल सेवा हो, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिकी संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था में मूल आधार माने गए। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो सभी को मालूम होगा विश्व में प्रथम लिखित संविधान किसका था, तो यह था अमेरिका का संविधान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया था। नेक्स्ट है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी, तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्या किया गया था दोस्तों, मान्यता दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा, याद रखना है पेरिस की संधि कब हुआ था दोस्तों, तो 3 फरवरी 1783 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया तथा 1787 ईस्वी में अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ। याद रखना है कि कब हुआ था, तो 1787 ईस्वी में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन निर्मित हुआ था और लागू कब हुआ था यह संविधान, तो 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति था वाशिंगटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया गया था। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच लैंगस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ था। कब, याद रखना है यह डेट, 18 अप्रैल 1775 को। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो याद रखना है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो यह किया गया था थॉमस जेफरसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सभी को मालूम होगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी उपनिवेश के मुख्य सेनापति के रूप में कार्य किया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को सर्वाधिक प्रभावित किया था। इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा था कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। और याद रखना है कब से कब तक यह चला था, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य, तो यह 1756 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1763 ईस्वी तक यह चला था। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य क्या था, इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध ने अमेरिका वासियों के मन में स्वतंत्रता की इच्छा को क्या किया था, जागृत किया था। तो याद रखना है सप्तवर्षीय युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, तो याद ये स्टार्ट हुआ था 1756 ईस्वी में और कब तक चला था, तो 1763 ईस्वी तक यह चला था। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई थी या किस सन में हुआ था, तो यह हुआ था 1789 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रांस की राजक्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। सन 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के इतिहास में एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, कौन कौन सा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है को प्रतिष्ठित किया और यूरोप की पुरानी रीतियों एवं संस्थाओं को क्या की दोस्तों, चुनौती दी। नेक्स्ट है बैलिस्टल का पतन कब हुआ,
तो बेलिस्टल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट डेट है, सभी के सभी एनसीईआरटी से ये सब फैक्ट्स उठाकर एमसीक्यू के रूप में आपको दिया गया है, जिसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि बीपीएससी में डेट का को काफ़ी मायने रखता है बीपीएससी में ये सब डेट, ठीक है। और ऑप्शन भी आप देख लीजिए कितना करीबी दिया हुआ है, 5 मई, 20 जून, 27 जून। तो ये याद रखना है कि जो बेलिस्टल का जो पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। तो बेलिस्टल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। 14 जुलाई सन 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बेलिस्टल को घेर लिया, जो राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। क्रांतिकारियों द्वारा 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। बेलिस्टल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का क्या था दोस्तों? प्रतीक था। नेक्स्ट है प्रथम एस्टेट। एस्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम एस्टेट में कौन आते थे? तो ये आते थे दोस्तों पादरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। कौन कौन? प्रथम एस्टेट में कौन था? तो पादरी आते थे, याद रखना है, जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। पादरी वर्ग कर से क्या होते थे? मुक्त होते थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन लोग। राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। द्वितीय स्टेट में कुलीन यानी अभिजात वर्ग यानी नोबिलिटी वर्ग के लोग इसमें आते थे, जिनकी संख्या लगभग कितना था? 80,000 परिवार या 40 लाख थी। ये कर से मुक्त होते थे, याद रखना है। तृतीय स्टेट में कौन से आते थे दोस्तों? तो तृतीय स्टेट में आते थे न्यायाधीश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। तृतीय स्टेट में डॉक्टर, वकील, जज, न्यायाधीश, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, नौकर, मजदूर आदि आते थे। इस वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है, याद रखना था, प्राप्त नहीं था, ये याद रखेंगे। जिनकी जनसंख्या फ्रांस में लगभग 90% थी, यानी 10% में फर्स्ट जो दो थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग शामिल थे। और वे क्या थे दोस्तों? उनको जो विशेषाधिकार दिया था उनमें से एक था क्या कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और तृतीय स्टेट में ये सब लोग आते थे, डॉक्टर, वकील, जज, न्यायाधीश, अध्यापक, व्यापारी। और इन लोगों को क्या किया जाता था दोस्तों? इन लोगों को टैक्स दिया जाता था, साथ ही साथ इनको कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, याद रखेंगे। वाल्टेयर कौन था? तो वाल्टेयर था दोस्तों एक लेखक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वाल्टेयर फ्रांस के एक लेखक थे। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति के आंदोलन का सूत्रपात किया था। इन्होंने तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया था। यद्यपि वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, उसका मानना था कि राजतंत्र प्रजा हित में होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जो थे जनरल विन यानी जनता की इच्छा के समर्थक थे। इनका पूरा नाम है जीन जैकस रूसो, और ये जो थे जनता की इच्छा के समर्थक थे। तो रूसो जनता की इच्छा के सिद्धांत का समर्थक था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविधान यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया रूसो के द्वारा। इनकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा यानी जनरल विल और राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था को संप्रभु माना है। इस तरह वह जनतंत्र का समर्थन करता था। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है विधि की आत्मा। इंपॉर्टेंट है, यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है वह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के 3 अंग कौन कौन सा है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। तो याद रखना है कि शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी किसने दिया है? तो यह दिया है मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? सभी को मालूम होगा, उस समय था लुई 16वां, जो कि फ्रांस का राजा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां सन 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्च एवं अयोग्य था।
उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोइनेट के साथ हुआ था, जो उत्सवों में काफी रुपए खर्च करती थी और खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए राजकार्य में दखल देती रहती थी। लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? तो 14 जुलाई को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बाद लुई 16वां का नाम मात्र के लिए राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इसी सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को क्या किया था दोस्तों? स्वीकार किया था। तो ये था फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है विश्व युद्धों का इतिहास। तो इससे रिलेटेड जो सवाल है फर्स्ट वो क्या कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 में। कब तक चला था याद रखना है, 1918 तक यह फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत का तत्कालीन कारण 28 जून याद रखेंगे 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हुई हत्या को माना जाता है। याद रखना है किसको माना जाता है? तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हुई हत्या को माना जाता है। ये प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था, याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को क्या किया था? जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी, लेकिन सर्बिया ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसे वह अपने स्वतंत्रता पर कुठाराघात समझता था, जिसके फलस्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये इंपॉर्टेंट ये सब डेट है, याद रखेंगे। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मनी की सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई। तो पूछ सकता है कि जर्मनी की सेनाओं ने बेल्जियम पर कब अटैक किया था या हमला किया था? तो याद रखना है 4 अगस्त को 1914 को। याद रखना 4 अगस्त 1914 को फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मनी की सेनाओं ने बेल्जियम में क्या किया था दोस्तों? अटैक किया था। उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो याद रखना ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की? तो 4 अगस्त 1914 को। और इस तरह यह व्यापक रूप धारण करने लगा और इसी क्रम में दूसरे देश भी शामिल होते गए। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुआ था दोस्तों जर्मनी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाजों को डुबोना शुरू किया, जिसमें लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी तब अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता और इस प्रकार क्या होता है दोस्तों? अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। तो पूछ सकता है कि अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917 को। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। उसके बाद जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की क्या होने लगी दोस्तों? हार होने लगी। नेक्स्ट 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो वह था दोस्तों रूस। क्यों? क्योंकि इसी समय रूस में क्या हुआ था? रूस की क्रांति भी हुई थी दोस्तों। इस कारण रूस क्या था? इससे अलग हो गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो 1917 ईस्वी में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने का निर्णय लिया क्योंकि तब तक युद्ध के दौरान रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। रूस की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय हो गई थी। विश्व युद्ध से अलग होना रूस की अपनी आंतरिक व्यवस्था की अपरिहार्यता थी। अतः 8 मार्च 1918 में रूस जर्मनी की एक शांति संधि हुई, जिसके तहत रूस युद्ध से पूर्णतः क्या हो गया? अलग हो गया। नेक्स्ट है, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो यूरोप का जो है दोस्तों
मानचित्र वर्साई की संधि से बदल गया। ये संधि का डेट भी याद रखना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को ये फलस्वरूप यूरोप के महादेश का मानचित्र बन गया। कब हुआ था? 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के विजयी शक्तियों यानी मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साई में और फिर पेरिस में हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश भाग लिए थे, लेकिन 3 देश, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, याद रखना है वर्साई की संधि में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो लॉर्ड जॉर्ज। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो वुडरो विल्सन, यानी जिन्होंने वर्साई की संधि में भाग लिया था। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जॉर्ज क्लीमेंसु थे। ही निर्णायक की भूमिका अदा कर रहे थे। ये लोग ही शांति संधि की शर्तें तय कर रहे थे और पराजित राष्ट्रों को कोई महत्व नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट है त्रिगुट समझौते में शामिल थे। तो त्रिगुट समझौते में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो त्रिगुट समझौते में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल हुए थे। 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए थे। यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाया था दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 में। समाप्त कब हुआ था, तो 1945 में, याद रखना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर क्या किया था, अटैक किया था। तो याद रखना है कि जर्मनी ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को अटैक किया था और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जाता है दोस्तों रूस को। राइट आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फरवरी 1943 में जर्मनी की सेना को पराजित करने का श्रेय रूस की सेना को दिया जाता है। फरवरी 1943 में हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित नहीं हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो था दोस्तों वो पराजित नहीं हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका देश पराजित नहीं हुआ था, जबकि प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई थी। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो पहला एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, याद रखना है। और दूसरा कब गिराया गया था, 9 अगस्त को। कहाँ पर, नागासाकी में। 6 अगस्त 1945 को प्रथम एटम बम यानी पहला एटम बम हिरोशिमा पे गिराया गया था और दूसरा एटम बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। दोनों जो हैं जापान के शहर हैं दोस्तों, याद रखना है। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिरा था। इसके बाद हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया था। दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया था, जिसमें नागासाकी शहर भी नस्ना नाबूद हो गया था दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी 2 समूहों में विभाजित हो गया था। साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रूस कर रहा था, और पूंजीवादी समूह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अमेरिका कर रहा था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाजीवाद। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट है हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो हिटलर का जन्म हुआ था कहाँ पर दोस्तों, तो यह हुआ था ऑस्ट्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इनका पूरा नाम क्या था, तो एडोल्फ हिटलर। जन्म हुआ था इसका कब, तो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, याद रखना है। नेक्स्ट है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह आर्यों की पवित्रता का सूचना स्वास्तिक था दोस्तों, याद रखेंगे। मीन कैम्प किसकी रचना है, तो यह जो है एडोल्फ हिटलर की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्प की रचना की थी, जिसमें वह अपने भावी कार्यक्रमों योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन क्षेत्र था। तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था दोस्तों रूड़। ठीक है, भारत का रूड़ किसे
कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। तो जर्मनी का रूर प्रदेश औद्योगिक रूप से काफी संपन्न था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मनी के रूर प्रदेश पर फ्रांस का क्या हो गया था दोस्तों, कब्जा हो गया था। नेक्स्ट है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम था दोस्तों मार्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में। तो जर्मनी की मुद्रा था मार्क, वर्तमान में क्या है दोस्तों, यूरो है। इंग्लैंड का क्या है, पाउंड है। अमेरिका का क्या है, सभी को मालूम होगा, डॉलर। रूस का क्या है, रूबल है। और भारत का क्या है दोस्तों, रुपया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गेस्टापो, सिनेगा, ब्राउन सर्टस, हिंडेनबर्ग। तो आइए देखते हैं एक एक कर गेस्टापो किसके लिए है। तो गेस्टापो जो था दोस्तों वह गुप्तचर पुलिस था। सिनेगाव क्या था, तो यहूदियों के प्रार्थनागिरी को सिनेगाव कहा जाता है। ब्राउन शटर्स क्या था, तो निजी सेना था। और हिंडेनबर्ग क्या था, तो यह था जर्मनी का राष्ट्रपति। हिंडेनबर्ग याद रखना है दोस्तों। तो गेस्टापो था गुप्तचर पुलिस, सिनेगाव था यहूदियों का प्रार्थना स्थल, ब्राउन शटर्स था निजी सेना और हिंडेनबर्ग था जर्मनी का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी में सम्मिलित कौन से देश थे? तो इसमें शामिल थे दोस्तों इटली, जर्मनी, जापान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो याद रखना है रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इटली, जर्मनी और जापान। साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटर्न समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1936 ईस्वी में। याद रखना है कि कॉमिंटर्न समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1936 में, यानी 1936 में। किसके बीच में? तो जर्मनी, इटली और जापान के बीच में, जो कालांतर में रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद किस वर्ष संभाला था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद 1933 ईस्वी में संभाला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर पद के लिए मनोनीत किया था। किसने किया था दोस्तों? तो जर्मनी के उस समय राष्ट्रपति थे हिंडेनबर्ग ने, और उन्हीं के द्वारा हिटलर को चांसलर के रूप में मनोनीत किया गया था 30 जनवरी 1933 को, जिसके बाद उसने निरंकुश अधिकार प्राप्त किया था। अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु होने के पश्चात हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक पद कर लिया। इसके बाद वह जर्मनी का सर्वा बन गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, जर्मनी के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों राइख स्टैग। तो जर्मनी का जो निम्न सदन है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइख स्टैग के नाम से जाना जाता है। हमारा जो निम्न सदन है दोस्तों वह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लोकसभा के नाम से, याद रखना है। तो जर्मनी का निम्न सदन राइख स्टैग के नाम से जाना जाता है। भारत के निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जानते हैं। ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम है, तो यह भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, फांसीवाद का जनक कौन था? तो फांसीवाद का जनक था दोस्तों बेनिटो मुसोलिनी। याद रखना है कि फांसीवाद का जनक कौन था? तो बेनिटो मुसोलिनी था जो तो दोस्तों वह फांसीवाद का जनक था। तो फांसीवाद का जो जनक था बेनिटो मुसोलिनी है, जबकि नाजीवाद का जो जनक है वो एडोल्फ हिटलर है। फांसीवाद उदारवाद व समाजवाद दोनों का विरोधी है। फांसीवाद का प्रयोग उस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के रूप का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो इटली में बेनिटो मुसोलिनी तथा उसके फांसीवाद दल में स्थापित हुआ। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों वह है वन्य समाज और उपनिवेशवाद से। इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सवाल इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से रिलेटेड देखते हैं दोस्तों। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम याद रखना है 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। इस कानून से आदिवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ। डायट्रिच बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है। तो तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था वह 1750 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी को भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। सन
1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसानों को भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किया था। वह भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्विनलैंड, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह फैक्ट्स, पर उसने सशस्त्र प्रहार किया था। वह नहीं चाहता था कि वन्य समाज एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय समाज में कोई भी बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे, उनका शोषण करे और उनकी सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो तिलका मांझी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यह हुआ था 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति अगर याद है तो इसी से आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में, और तमार विद्रोह भी कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। तो तमार विद्रोह सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उड़ाव जनजाति, याद रखना है, किस जनजाति के द्वारा, तो उड़ाव जनजाति ने जमींदार के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। इस आंदोलन को तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह जो है 1794 ईस्वी तक चलता रहा और इस विद्रोह को जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुत क्रूरतापूर्ण तरीके से दबा दिया गया। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, तो चेरो जनजाति कहाँ निवास करते थे, तो ये पलामू साइड में निवास करते थे दोस्तों, चेरो जनजाति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो बिहार प्रांत के पलामू में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। उस समय चूड़ामन राय, याद रखना, चेरो के नेता कौन थे, चूड़ामन राय उनका शासक था। अंग्रेजों के शोषण करने की प्रवृत्ति के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में, याद रखना है, चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल जोन्स, इनका भी नाम याद रखना है, कौन विद्रोह को दबाने के लिए आया था, खुला। तो कर्नल जोन्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने युद्ध किया और विद्रोह दबा दिया। सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। तो पूछ सकता है आपसे कि भूषण सिंह को फांसी कब दिया गया था, तो याद रखना है 1802 ईस्वी में। किससे जुड़े हुए थे, तो चेरो विद्रोह से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कोल जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना के लिए क्या किया गया था, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कोल जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था और फौजदारी न्यायालय को सरल एवं सहज बनाने का आश्वासन दिया गया था। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो चैप्टर है इस पे 4-5 VVI आप लगा लीजिए, यहाँ से सवाल आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो 1832 ईस्वी में। डेट्स आपको याद रखना है क्योंकि बीपीएससी में डेट काफी पूछा जाता है। तो भूमिज विद्रोह सन 1832 ईस्वी में वीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना है, इसे गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो पूछ सकता है कि गंगा नारायण हंगामा को इतिहास में और किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो भूमिज विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाल दिया था कि उसके खिलाफ कोलो एवं हो जनजातियों के समर्थन से उन्होंने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था। इन जनजातियों ने सन 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था, तो 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो ये थे सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। मुख्य रूप से कौन शामिल थे, तो सिद्धू कान्हू दो जो भाई थे वो शामिल थे संथाल विद्रोह में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सन 1855 ईस्वी में, 85 नहीं होगा, यहाँ पे 55 होगा। सन 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। सिद्धू ने 30 जून 1855 को क्या किया था, 55 होगा, 55 को भगनाडी गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की थी। इसमें 400 गांव के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्र हुए और सभा में ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया गया। यह आदेश था जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना तथा अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया,
इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बिरसा मुंडा, ये सब जो सवाल है, सिद्धू कानू, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा, ये सब इंपॉर्टेंट है। VVI करके ये सब आपको जाना है एग्जाम में, इनसे रिलेटेड सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला किया था 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को हमला किया था। 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी डेट पूछा जा चुका है कि बिरसा को सोते हुए कब गिरफ्तार किया गया था। तो बीपीएससी में पूछा गया था, शायद 65 या 66 बीपीएससी में, याद रखेंगे कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को और रांची जेल में रख दिया गया था। जेल में ही जून 1900 ईस्वी में हैजे के कारण हैजा के कारण क्या हो गया था दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है धारा 342, जिसके तहत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। तो स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजातियों यानी आदिवासियों को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की है। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? सभी को मालूम होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र को एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया। नेक्स्ट है शांति के प्रयास। अगला चैप्टर है शांति के प्रयास। इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। फर्स्ट जो सवाल है वह है राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो यह है कहाँ पर दोस्तों? राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है जनेवा में स्थित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक मसलों पर कार्य करती थी। यह उन सभी संधियों का पंजीकरण एवं मसविदा तैयार करती थी जिसका संबंध राष्ट्रपति के सदस्य राष्ट्रों से होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो याद रखना, जर्मनी जो था दोस्तों वह राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति, याद रखना है, वुडरो विल्सन को क्या किया जाता है दोस्तों? दिया जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत हुई थी। प्रारंभ में इसमें विजित राष्ट्र, जिन्हें हम लोग मित्र राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे? फ्रांस था, इंग्लैंड था, रूस उसमें था और अमेरिका भी था, याद रखना है। तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र भी शामिल थे। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में युद्ध को रोकना यह राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, भविष्य में कुछ युद्ध को रोकना तथा प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना था। प्रथम विश्व युद्ध जनित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करना भी राष्ट्रसंघ की प्राथमिकता में शामिल था। राष्ट्रसंघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता अंतर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दिशा में योगदान देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1920 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि राष्ट्रसंघ की जो स्थापना हुआ था 20 जून 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना की नींव प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन 1919 में पड़ी थी। इस संस्था की स्थापना का मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन को दिया जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्रीय प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया था, जिसके फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन अपने अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है दोस्तों कौन सा? तो आम सभा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह संयुक्त राष्ट्र की क्या है दोस्तों? विशेष एजेंसी है।
तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अंग आम सभा है। इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने एवं वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग के द्वारा संपादित होते हैं, जैसे नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना एवं उनका निष्कासन, महासचिव का निर्वाचन एवं अन्य आर्थिक मुद्दों पर निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है और ये 6 प्रमुख अंग आपको मोस्ट VVI याद रखना है कौन कौन से हैं, जिनका कार्य क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्र पे क्या करना है, योगदान करना। और 6 प्रमुख अंगों का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का यह सफल परिणाम था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 में शुरू हुए सम्मेलन में एक नए चार्टर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं, जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन होता है को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। तो याद रखना है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर आया था उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था भारत के द्वारा? तो 26 जून 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसके सभी शर्त स्वीकार कर लिए गए एवं इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इस संस्था का नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजरवेल्ट द्वारा दिया गया था। याद रखना है कि इस संस्था का नाम जो था उस समय के जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजरवेल्ट के द्वारा किया गया था। याद रखना है। पहला वाला जो था उस समय कौन थे अमेरिकी राष्ट्रपति? वुडरो विल्सन थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य देश हैं दोस्तों वर्तमान में UNO के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 ईस्वी में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। दक्षिणी सूडान जो है दोस्तों इसका नवीनतम सदस्य है, जिसने 2011 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है दोस्तों दी हेग में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हॉलैंड आधुनिक नीदरलैंड के शहर जो है दोस्तों हेग में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का क्या करना है दोस्तों? निपटारा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधारने के लिए कार्य करना था। और आज के डिस्कशन का हमारा जो लास्ट चैप्टर है दोस्तों वो कौन सा है? कृषि और खेतीहर समाज। तो आइए इनसे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। फर्स्ट जो सवाल है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु इसके जड़ों में पाए जाते हैं दोस्तों, दलहनी फसलों के जड़ों में। तो दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वातावरण में नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है, तो यह होता है दोस्तों मुजफ्फरपुर में, क्योंकि मुजफ्फरपुर का शाही लीची जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मुख्यतः पाया जाता है, जो काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर लीची के बागान लगाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। यहाँ के शाही लीची का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्या है दोस्तों? मांग है। नेक्स्ट है रबी फसल बोया जाता है। तो रबी फसल जो बोया जाता है वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है दोस्तों, रबी फसल। तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तथा ये फसल मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती है।
इन फसलों के उत्पादन में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। गेहूं रबी की प्रमुख फसल है, याद रखना है। इसके अतिरिक्त कौन कौन सा है, तो जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, खेसारी है, अरहर इत्यादि की फसलें भी बड़ी मात्रा में उपजाई जाती है। नेक्स्ट है केला बिहार में मुख्यतः होता है। यहाँ केला है दोस्तों, याद रखना है। केला बिहार में मुख्यतः कहाँ पर होता है, तो यह होता है दोस्तों हाजीपुर में। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बिहार के हाजीपुर एवं नवगढ़िया क्षेत्र केला की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ की मिट्टी एवं जलवायु केला के अत्यधिक उत्पादन के लिए क्या है दोस्तों, उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो कौन सा जिला है दोस्तों, तो रोहतास। रोहतास जिले में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सारे के सारे मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना है। तो चावल का बिहार राज्य के रोहतास जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है, तो गर्मा फसल जो होता है किस ऋतु में होता है, तो यह होता है ग्रीष्म ऋतु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गर्मा फसल ग्रीष्मकालीन फसल है जिनकी खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां नियमित सिंचाई की व्यवस्था है। इसकी बुआई कब की जाती है, तो याद रखना है गर्मा फसल की बुआई होती है दोस्तों मार्च अप्रैल में। और कटाई कब होता है इसका, तो जून के महीने में इसकी कटाई की जाती है गर्मा फसलों की। नेक्स्ट है रेशेदार फसल को चुने। कौन सा रेशेदार है, तो कपास जो है दोस्तों वह एक रेशेदार फसल है। तो और कौन कौन से रेशेदार फसल है, तो कपास है, जूट है, रेशम, ये सब जो फसलें हैं दोस्तों वो कौन से हैं, तो ये सब रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है अगहनी फसल को चुने। अगहनी फसल कौन सा है, तो अगहनी फसल है दोस्तों चावल। चावल कैसा फसल है, अगहनी फसल है। तो अगहनी फसल की बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाती है। धान, कुल्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना इत्यादि इसकी मुख्य फसलें हैं दोस्तों, याद रखना है। ये सब कैसी फसलें हैं, तो अगहनी फसल हैं। नेक्स्ट है गन्ना बिहार में मुख्यतः होता है। तो गन्ना बिहार के पूर्णिया जिले में सर्वाधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। तो गन्ना की खेती के लिए बिहार मशहूर है। बिहार के पूर्णिया और कहाँ पर दोस्तों, सहरसा, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर होती है। गन्ना एक उद्योग आधारित फसल है। इससे चीनी, गुड़ आदि क्या किया जाता है दोस्तों, प्राप्त होते हैं। व्यावसायिक फसल के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल है, और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों। तो व्यावसायिक फसल के अंतर्गत कौन आता है, तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों कपास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो व्यावसायिक फसल या जिसे हम लोग नकदी फसल के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो गन्ना आता है, पटसन आता है, कपास आता है, तंबाकू आता है, आलू आता है, तिलहन आता है, दलहन आता है, लाल मिर्च मसाले इत्यादि फसलें आते हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट ही आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के हिस्ट्री क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।